नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 5 तत्वों का वर्ग आवर्त सारणी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन सहित कराने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी के विडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो चलो इसको हम आपको बताता हूँ। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण गुण उनके परमाणु परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं अर्थात तत्वों तत्वों को उनके परमाणु परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर समान समान गुण समान गुण वाले तत्व एक नियमित नियमित अंतराल के बाद आते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। यहाँ पर रासायनिक होगा। रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। तो ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसे कहते हैं विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध की बात अगर हम करें तो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तत्व विकर्ण पर स्थित होते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि जैसे समूह, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये समूह हो गए। ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त। तो फर्स्ट वाले में इन्होंने Li और Na को रखा और दूसरे में Be और Mg को रखा, बेरियम और मैग्नीशियम को रखा। फिर B को रखा और Al को रखा और उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन को रख दिया। तो इसके और ये मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं। दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व, जो दूसरा आवर्त का पहला जो समूह का तत्व है वो लिथियम जो है, वो तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह के तत्व मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। मतलब कि लिथियम जो है वो मैग्नीज के साथ अपना संबंध बनाए हुए दिख रहा है। तो यही विकर्ण संबंध है। विकर्ण संबंध में आप इतना कर देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। कि यहां पर आपको लिखना है कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दूसरा आवर्त का तत्व जो तीसरे आवर्त के तत्व के साथ अपना समानता प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह डॉबे राइनर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक त्रिक नियम दिया। उस त्रिक नियम क्या है आपको ये बताता हूं। तो डॉबे राइनर का त्रिक नियम, इन्होंने कहा यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में क्या किया जाए, में बढ़ते परमाणु क्रमांक नहीं होगा, परमाणु भार, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहला तथा तीसरे तत्वों के परमाणु भार के मध्य बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इन्होंने कहा यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार के मध्य बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे हम एक त्रिक के तत्व लें तो लिथियम, इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक साथ रखा। फिर उसके बाद देखा कि ये 7 इसका परमाणु द्रव्यमान है, इसका 23 है और इसका 39 है।
अगर मध्य की बात करें तो जो क्या होगा कि हम इन्होंने कहा कि पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार के मध्य बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों को जोड़कर हम जब 39 + 7 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो इसके बराबर होगा। तो 39 + 7 को अगर हम जोड़कर भाग दे देंगे तो हमें ये 23 मिल जाएगा। तो कैसे ये 39 और 7 मिलकर 46 बन जाएगा और 46 को जो 2 से काटेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा। तो इसलिए इनका ये नियम यहाँ तक तो काम किया, फिर आगे चलकर गड़बड़ आ गया, मतलब कि नहीं चल पाया। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लेके। न्यूलैंड वैज्ञानिक ने बताया कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण क्या करता है, समान गुणों वाला होगा। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्वों के समान गुणों वाला होगा। तो जैसे हम अगर बात करें तो इन्होंने एक कहा कि सारे गामा पाधानी सा, इसी के रूप में इन्होंने परमाणु तत्वों को व्यवस्थित किया। जैसे इन्होंने पहले में किया कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन जो ये आठवां तत्व है ये पहले वाले तत्वों के समान गुण वाला होगा। तो इनका नियम भी आगे ये ज्यादा दिन चला नहीं और गड़बड़ा गया। तो इन्होंने इनका नियम क्या है और सीमाएं इनकी क्या है, तो सीमाएं में इनके लिखना है आपको कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही तत्वों के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त था। इनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही तत्वों के लिए वर्गीकरण किया गया था, वर्गीकरण के लिए उपयुक्त था। इन्होंने 1886 में नियम दिया था और ये सिर्फ कैल्शियम तत्व के तक ही इनका नियम काम किया, नहीं तो गड़बड़ा गया, बेकार हो गया। न्यूलैंड ने मान लिया था कि प्राकृतिक में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। इन्होंने माना कि प्राकृतिक में कितने तत्व विद्यमान है, 56 तत्व। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस समय कितना तत्व जो है, तो आपको 118 तत्व इस समय विद्यमान रूप में है। तो और एक बात इन्होंने और क्या कहा, आयरन नहीं होगा, आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल के से दूर रखा गया, जबकि इनके गुण उनमें समानता होती है। आयरन जो है वो कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखें, क्योंकि ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो होते हैं ये दोनों सब एक ही कैटेगरी में होने चाहिए। तो इन्होंने इनको उठाकर दूर रखा, क्योंकि इनके गुण समान होते हैं तो ये एक ही जगह पर रहने चाहिए। यह नियम केवल हल्के तत्वों के लिए सही पाया गया। इनका नियम जो था वो हल्के तत्वों के लिए ही उपयुक्त हुआ और जो नहीं तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दीर्घ आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। तो दीर्घ आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये सारणी तत्वों के मौलिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो दीर्घ आवर्त सारणी है वो मौलिक गुण यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इसमें आवर्त सारणी को याद करना सरल है। और उसके बाद क्या है, तीसरे पॉइंट क्या है, तो इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। जो अगर इन्होंने कहा कि इसके तत्व की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, जो उसका परमाणु तत्वों की स्थिति है वो उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास से है, सीधा संबंध रखता है। अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। चौथा पॉइंट इसमें है, इसमें तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तन को स्वयं ही आभास हो जाता है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें समानता भी मिलेगी, भिन्नता भी होगा, अन्य क्रमिक परिवर्तन भी आपको स्वयं आभास हो जाएंगे। और इसका ये पांचवा जो विशेषता है, इस सारणी में आगे और विभाजन किए गए, जैसे सक्रिय धातु, संक्रमण तत्व, विरल मृदा धातु जिन्हें लैंथेनाइट में रखा गया, रेडियो एक्टिव धातु जिन्हें एक्टिनाइड में रखा गया और उपधातु होते हैं। ये सब दीर्घ आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो इस समय बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और आपको सबसे सही आवर्त सारणी यही आवर्त सारणी है। इसके सिवा कोई आवर्त सारणी ठीक नहीं बना पाए कोई भी वैज्ञानिक। ये आवर्त सारणी बोरबरी साइंटिस्ट थे, मानो तो दोनों भाई ही थे और उन्होंने ही ये सारणी बनाई। तो क्या है, तो सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ थे जो समूह कहलाते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मतलब कि जो इस तरह है, यही वाली आवर्त सारणी ठीक बनी और यही वाली आवर्त सारणी ठीक से चल रही है और यही आवर्त सारणी सही है। तो इसमें तत्वों को SPDF ब्लॉक में वर्गीकरण किया गया है।
तो आपको एस ब्लॉक के क्या है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी एकदम क्लियर करके बताता हूँ। तो एस ब्लॉक के तत्वों की अगर बात करें, वे तत्व जिनके बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो हमें NS1 से 2, मतलब कि इन के दर पर कोई भी संख्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी। पर यस के बाद जो एक या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हमने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह दिखाया है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम Li, जो इनका परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3 होता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, 2s1 होता है। ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। और पी ब्लॉक के तत्व को अगर आपको बताऊं तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और एक बार नोट करके आप लोग लिख लेना कि वे तत्व जिनके अंतिम कोश 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंतिम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी पी ब्लॉक के तत्व ही माने जाते हैं। जैसे यहाँ हम ऑक्सीजन को लेकर आपको क्लियर किया हूँ, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ 1s2 2s2 2p4, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 डिब्बा होता है, इसमें 3 डिब्बा होता है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें 5 डिब्बा होता है, मतलब 5 होता है, इसमें 7 होते हैं और एक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस तरह आप लोग को एकदम क्लियर हो गया। अब हम डी ब्लॉक के तत्वों पर चलते हैं और इनको क्लियर करता हूँ। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम दूसरे कोश के डी ऑर्बिटल अर्थात n-1 के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका देखिए मैग्नीज है एग्जांपल, इनका 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 3d5। देखिए डी में हमने बताया 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ पर 5 है, ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों पर और इनको अच्छी तरह बताता हूँ। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसको आप इन्होंने कहा कि इसको हम 4f तथा 5f श्रेणी में रखा गया है। जो हमारी ये श्रेणी जो बनी है, ये आवर्त सारणी, उसके बाद इस तरह एकदम पतली से नीचे है, जिसमें 2 जो है, एक लेंथेनाइट होता है, एक एक्टेनाइट होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 14 तत्व एक श्रेणी में रखे गए हैं। तो लेंथेनाइट में 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व रखे गए हैं और एक्टेनाइट में 90 से 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व रखे गए हैं। तो 4f ब्लॉक के तत्व ये होते हैं, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।